हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग हिंदी के क्षितिज भाग 2 क्लास 10 के आत्मकथ्य चैप्टर 4 पोएम का भावार्थ और अर्थ समझेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग आत्मकथ्य के सबसे पहले कवि का परिचय जानेंगे कि जो कवि लिखे हैं वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हुए हैं। उनका जीवन परिचय क्या है? तो इनका जीवन परिचय जो है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। शिक्षा प्रसाद जी की औपचारिक शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही हो पाई। स्वाध्याय से उन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। मतलब सभी में वो पढ़े ये सब भाषा का ज्ञान के बाद में मृत्यु जो उनका हुआ 1937 ईस्वी में 1937 में उनका डेथ हो गया। साहित्यिक परिचय जो है, बचपन से ही इन्हें रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियाँ पाठकों को अभिभूत कर देती है। नेक्स्ट, प्रसाद हिंदी साहित्य को अपनी साधना समझते थे। हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले श्रेष्ठ रचनाकारों में से एक थे। कहानियों, नाटकों तथा कविताओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपना माधुर्य बिखेरा। आगे जो जिनका राजनीतिक संघर्ष तथा संकट की स्थिति में राजपुरुष का व्यवहार उन्होंने बड़ी गहराई से समझा और लिखा। यथार्थवादी और आदर्शवादी रचनाओं के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान अद्वितीय है। प्रमुख रचनाएं जो उनके द्वारा लिखे गए, काव्य झरना, आंसू, लहर, कामयानी, प्रेम पथिक और नाटक स्कंदगुप्त जो लिखा गया, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नागअग्नि, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये सब उनके द्वारा नाटक स्कंदगुप्त लिखे गए। फिर कहानी संग्रह जो उनके कहानी जो लिखे हैं वो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और उपन्यास जो लिखे हैं वो नोवेल, वो कंकाल, तितली और इरावती लिखे गए हैं उनके द्वारा। तो बोलता भाषा एवं शैली का जो प्रयोग हुआ है उनके द्वारा वो हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी। वो भी ब्रज भाषा में लिखे, लेकिन धीरे धीरे वे खड़ी बोली की तरफ भी आते गए और उनको यह भाषा शैली पसंद आती गई। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावनात्मक, विचारात्मक और इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली एवं छायावाद इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे जो होता है पाठ परिचय में आत्मकथ्य शीर्षक कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वह भी आत्मकथा लिखें। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में प्रकाशित हुई थी। कविता में कवि अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हुए संसार की असारता और निरसता पर विचार करता है, जीवन को दुखों से भरा मानता है। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद ने सुंदर एवं नवीन नया शब्दों एवं बिंबों का प्रयोग किए हैं। शब्दों एवं चित्रों के सहारे उन्होंने बताया है कि
उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा अर्थार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या जो है, काव्यांश एक बागवन मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी या अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास या लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो इस पोएम का भावार्थ जो है कि प्रस्तुत काव्यांश जो है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य से अवतरित है। इस कविता में कवि ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। कवि कहता है कि हे मन रूपी भोरे, तू गुनगुना कर ना जाने अपनी मन की कौन सी कहानी कह जाता है। घनी पत्तियां मुरझा कर जमीन पर गिर रही हैं। अर्थात कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण के अभाव में पूरी नहीं हो रही है। एक एक करके जीवन के सभी खुशियां दूर जा रही हैं। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। ऐसा करके वे लोग अपना उपहास करते रहते हैं। मेरा जीवन अभावों एवं दुर्बलताओं से भरी है। हे मित्रों, तुम लोग मेरी कहानी सुनकर सुख पाओगे। मेरा मन खाली गागर के समान है जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह खाली नहीं है और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख मिलेगा। मधुप में रूपक अलंकार का उपयोग हुआ है। मुरझा कर गिर रही है पत्तियां देखो कितनी आज घनी है, मानवीयकरण अलंकार है। प्रतीकों के प्रयोग से काव्य सुंदर बन पड़ा है। छायावादी शैली प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। नेक्स्ट आपके काव्यांश 2 भाग 2 इस आत्मकथ्य का। या विडंबना अरी सर तले तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या परवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सोपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया क्या कर जो भाग गया। इस पोयम का इसका भावार्थ ये कि प्रस्तुत काव्यांश 37 भाग 2 से लिए गए। प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य से अवतरित है। इस काव्यांश में कवि ने जीवन के दुखों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। कवि कहता है कि यह मेरी दुर्भाग्य होगी कि अपनी भूलों और लोगों के द्वारा ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाऊं। मैं अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी कैसे सुनाऊं। वे मधुर और प्रिय बातों को याद करके मन को व्यथित नहीं करना चाहता। जिस सुख की मैं सपना देखता था वो तो मानो मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात मेरे जीवन में सुख कभी नहीं मिल पाया। विशेष प्रतीकों के प्रयोग से काव्य सुंदर बन पड़ा है। छायावादी शैली है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया उसमें मानवीकरण अलंकार का उपयोग हुआ है। काव्यांश 3 भाग 3 में जो आपके बोले गए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज स्वाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है
थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या या अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन व्यथा। तो इस पोयम का जो प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा से अवतरित है। इस काव्यांश में कवि ने जीवन के दुखों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी लालिमा युक्त गालों की सुंदर मतवाली छाया को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखरती उषा उदित हो रही हो, सूर्योदय हो रहा हो। अर्थात उषा की लालिमा रूप में मधुरताओं जाया करती थी। आज मैं उनकी यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते का थकान दूर करता हूँ। अर्थात यूनी की उन्हीं की यादें मेरे अंतर मन का सहारा है। मैं अपनी छोटी सी जीवन की दुख भरी कहानियाँ क्या कहूँ, तुम मेरे जीवन के भोलेपन की कथा सुनकर भला क्या पाओगे। क्या ऐसा उचित नहीं होगा कि मैं दूसरों की आत्मकथा सुनता रहूं और खुद आत्मकथा ना लिखूं। अभी अपने जीवन की कथा कहने का समय नहीं आया है, अर्थात मेरा दुख अभी शांत नहीं हुआ है। विशेष छायावादी शैली का प्रयोग किया हुआ है। थके पथिक की पंथा की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इसके अब कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आत्मकथा के वो देखता हूँ। तो कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, कि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है। तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हिंदी साहित्य में ना जाने कितने महापुरुषों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। कवि को लगता है कि उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति का जीवन है, उनमें विशेष कुछ नहीं है जिनसे लोग प्रेरित हो सके। लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। कवि अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते हैं, इसलिए वो अपना आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता कि आत्मकथा अभी सुनाने का संदर्भ अभी समय नहीं है हुआ है। तो कवि ऐसा जो कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, तो आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो दूसरों को बताने योग्य हो या जिससे कोई उसके जीवन से कोई प्रेरणा ले सके। तथा आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को फिर से याद नहीं करना चाहता है। उनका दुख इस समय शांत है। नेक्स्ट आपका जो है कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, कि स्मृति को जो है आपका जो बनाना चाह रहा है क्या, कि पाथेय बनाने की से कवि का क्या आशय। पाथेय अर्थात मतलब सहारा, किसी का सहारा। तो स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय अपनी प्रिय की स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की पत्नी की मृत्यु युवा अवस्था में हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ बिताई मधुर पलों की स्मृतियां ही अब कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। जैसे थका हुआ यात्री शेष रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल पास जाता है, वैसे ही कवि अपनी पत्नी की यादों के सहारे अपना शेष जीवन बिता लेगा। मनुष्य अपनी सुखद स्मृतियों की याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकता है। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि कवि भी दूसरे लोगों के जैसा सुखमय तथा आनंददायक जीवन व्यतीत करना चाहता था, पर उसे वह सुख नहीं मिल सका जिसकी वह कल्पना कर रहा था। उसे सुख पाने का अवसर भी मिला, पर वह हाथ में आते आते चला गया। अर्थात उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने से वह सुखद जिंदगी अधिक समय तक व्यतीत नहीं कर सका। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख क्षणिक है, कुछ समय के लिए ही।
दूसरा भावार्थ, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि ने इन पंक्तियों में जीवन के सुखद क्षणों की अभिव्यक्ति की है। यही सुखद क्षण है उसके जीवन का सहारा है। कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी प्रेयसी अत्यंत सुंदर थी। कवि अपनी पत्नी की सुंदरता का अतियुक्तिपूर्वक वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके गाल इतने लाल और सुंदर थे कि प्रातःकालीन सुबह भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं गालों से लिया करती थी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी के लाल लाल गाल सूर्य की लालिमा से भी बढ़कर सुंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मधुर पलों का जिक्र करते हुए कहना चाहता है कि चांदनी रातों में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ एकांत में उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वे सुख के क्षण उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र है, जो उसके लिए अब अपने अकेलेपन के जीवन को व्यतीत करने का एकमात्र सहारा बनकर रह गए हैं। वहीं मधुर स्मृतियों ही तो अब उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। उन निजी क्षणों का वर्णन वे सबके सामने कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट, आत्मकथेय कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए। जे शंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने सुंदर एवं नवीन शब्दों एवं बीमों का प्रयोग किया है। जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, वियोग श्रृंगार का एवं करुण रस का सुंदर प्रयोग है। मानवीयकरण, रूपक उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकारों के प्रयोग से काव्य सुंदर बढ़ गया है। जैसे खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, आपकी कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया गया है? तो मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर वह जो भाग गया। अर्थात कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त ना हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपके कवि के जीवन के सारे सुख दर्द, दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन है। कैसे? शांत है, मौन है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट, कवि ने अपने मन को किसकी संज्ञा दी है? भौरा के समान। किसके समान? भौरा के समान दिए। नेक्स्ट, आपके गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? आत्मकथ्य। क्या लिखे हैं? आत्मकथा। क्या आ जाएंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आपके बोलते कि मुस्कया कर का प्रयोग किस प्रकार कहा है? ठेठ बनारसी प्रयोग। क्या? ठेठ बनारसी प्रयोग में भाषा में बोला गया है। नेक्स्ट, आपके कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? तो ये आपका जो खाली और असफल जीवन की ओर किया है। नेक्स्ट, आपके कितने लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है? असंख्य लोग, जिसका गिनती कुछ नहीं है सर। नेक्स्ट, कवि को जीवन में क्या नहीं मिला? सुख नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सुख नहीं मिला उनको। नेक्स्ट, कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखता है? पाठ्य अर्थात जीवन का एक सहारा। ऑप्शन ए। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि। कौन थका हुआ है? कवि थके हुए हैं। नेक्स्ट, आपके कवि अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात कह रहे हैं? दुर्बलता। वो दुर्बलता लिखना नहीं चाह रहे। नेक्स्ट, आपके कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? मित्रों ने। कौन धोखा दिया उन्हें? मित्रों ने। नेक्स्ट, आपकी कथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है?
तो कथा का प्रयोग वो कवि ने किसके लिए किया है? अपने जीवन इतिहास के लिए। किसी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी, अपने जीवन इतिहास के लिए। नेक्स्ट आपके बोलता है कवि ने कैसे जीवन का सपना देखते हैं? सुखी जीवन। कैसा देखते हैं? सुखी। सब तो सुखी रहना चाहते हैं। कवि को किस कारण उन लोगों ने धोखा दिया? सरल स्वभाव के कारण। वो उनका नेचर कैसा था? सरल था, सिंपल था, इसीलिए धोखा लोग देते थे। नेक्स्ट आगे बोलते हैं कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? तो थक कर सो रही हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। थक कर क्या हो गई? सो गई। नेक्स्ट आपके कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके कथा का शाब्दिक अर्थ, कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या? अंतर्मन, गुधेरी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। नेक्स्ट कवि को आत्मकथा लिखने की सलाह किसने दी? मित्रों ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि थे? छायावाद कवि थे। जयशंकर प्रसाद आपके छायावाद कवि थे। नेक्स्ट आपके अंत में कवि किस निष्कर्ष पर पहुंचे? आत्मकथा ना लिखने की। किस पे पहुंचे? आत्मकथा ना लिखने की। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके कि कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? तो अपने जीवन की मीठी यादों, अपनी मीठी जीवन को याद करके। नेक्स्ट आपके जीवन उधेड़ना का अर्थ है जीवन का रहस्य जानना, कि जीवन का रहस्य क्या है। नेक्स्ट आपकी कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? तो भोली, साधारण। नेक्स्ट आपकी कवि किसे याद करके दुखी था? अपने दुख भरे अतीत को। किसको याद करके? अपने दुख भरे अतीत को याद करके वो दुखी थे। कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? निजी को अपना नहीं बांटना चाहते। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? सुख। उसका सुख नहीं आ सका। नेक्स्ट कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था? दुखी था। कैसा था? दुखी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां का किसका प्रतीक है? निराशाओं का। निराशा क्या हो रहा है? आ रहा है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या देखें, सारे जो आपके आत्मकथ्य के वास्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ आपकी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, आंसर क्वेश्चन, वो देखें और उनका भावार्थ हम समझें। ठीक है, धन्यवाद।